नमस्कार साथियों। जैसा कि आज की इस वीडियो में हम लोग जो है फिर से लूसेंट से जो है भूगोल को पढ़ेंगे। आज का जो भूगोल का जो क्लास होगा लूसेंट से, वो क्लास जो है वो सेकंड क्लास होगा, यानी कि दूसरा क्लास होगा। यदि आप पहला क्लास भी देखना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए कि इसी चैनल पे जो है आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जो है लूसेंट सीरीज ज्योग्राफी करके प्लेलिस्ट बना हुआ होगा। उसमें जो है ज्योग्राफी का सारा लूसेंट का जो है वीडियो डाला जाएगा। आप यदि किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, जैसा कि एसएससी, यूपी पीसीएस, यूपी एसएससी, एसएससी रेलवे, बैंक या बिहार दरोगा, बीपीएससी टीचर, किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो उसके लिए जो है यह काफ़ी जो है वो यूजफुल होने वाला है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। कल की वीडियो में यह हम लोग जो है पढ़ चुके थे, सौरमंडल को पढ़ चुके थे। सौरमंडल में 8 ग्रह को पढ़ चुके थे। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट उपग्रह था उसे भी पढ़ चुके थे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पढ़ चुके थे। ज्योग्राफी का परिभाषा वगैरह जो था वो सब हम लोग पढ़ चुके थे। अब हमें जो था कहाँ बौने ग्रह से पढ़ना था। तो देखिए बौना ग्रह से हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए बौना ग्रह में जो है यम प्लूटो को जो है बौने ग्रह में रखा गया था। और ये कब रखा गया था तो आईएयू या आईएयू ने इसका नया नाम जो है वो 1344340 रखा है। किसका नया नाम तो यम प्लूटो को नया नाम रखा है। क्लॉड टाम्बो ने 1930 ईस्वी में प्लूटो का जो है वो खोज किया था। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगस्त 2006 में जो है इसकी आईएयू की प्राग सम्मेलन में ग्रह कहलाने की मापदंड पर खड़े नहीं उतरने के कारण यम को ग्रह की श्रेणी से अलग कर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। किसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है? यम को, यानी प्लूटो को जो है बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यम को ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने का कारण क्या था। तो देखिए पहला कारण था कि आकार में जो था ये चंद्रमा से छोटा था। दूसरा कारण था कि इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना। तीसरा कारण था कि वरुण की कक्षा को काटना, ठीक ना। वरुण क्या है? एक ग्रह है, उस कक्षा को क्या कर रहा था? यम यानी कि प्लूटो जो था वो काट रहा था, इसलिए इसे निकाल दिया गया यम को ग्रह की श्रेणी से और बौने ग्रह की श्रेणी में जो है इसे रखा गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट सेरस। सेरस भी क्या है? एक प्रकार का बौना ग्रह है। इसकी खोज इटली के खगोल शास्त्री जो थे पियाजी ने किया था। किसका खोज? सेरस नाम का बौने ग्रह का खोज। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि आईएयू की नई परिभाषा के अनुसार इसे बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इसे संख्या 1 से जाना जाएगा। इसका व्यास बुध के व्यास का कितना होगा? 1/5 भाग होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट नोट दिया हुआ है कि अन्य बौने ग्रह है चेरान एवं 2003 यूबी 313 इरिस। ये सब क्या है? बौने ग्रह है। सेरस क्या है? बौना ग्रह है। यम यानी कि प्लूटो क्या है? बौना ग्रह है, ठीक ना। अब नेक्स्ट पॉइंट सौर परिवार की सारणी दिया गया है हमें यहाँ। सौर परिवार की सारणी क्या दिया गया है कि व्यास दिया गया है सभी ग्रह का। उसके बाद क्या कहते हैं? परिभ्रमण काल। परिभ्रमण काल यानी अपनी अक्ष पर जो चक्कर लगा रहा है वो कितने दिन कितने घंटे में लगा रहा है सो दिया गया है। उसके बाद परिक्रमण काल यानी सूरज की चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है वो कितने समय में लगाया जा रहा है। दूसरा अन्य ग्रह ये हमें दिया गया है। उसके बाद उपग्रह की संख्या, किस ग्रह के पास कितनी उपग्रह है इसका लिस्ट दिया गया है। तो देखिए यहाँ जो है बुध का है। बुध का जो व्यास है वो 4878 है और परिभ्रमण काल जो है अपने अक्ष पर जो है बुध 58.6 दिन में एक चक्कर लगा लेती है और 88 दिन में जो है सूरज का चक्कर लगा लेती है। और बुध और शुक्र के पास जो है किसी भी प्रकार का उपग्रह नहीं है, याद रखना है। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। मंगल के पास 2 उपग्रह है जिसका नाम है फिबोस और डिवोस। बृहस्पति का के पास जो है 79 उपग्रह है और शनि के पास कितना? 62 उपग्रह है। अरुण के पास 27 उपग्रह है और वरुण के पास जो है 13 उपग्रह है। इसमें सबसे ज़्यादा किसके पास है? बृहस्पति के पास है। बृहस्पति के पास तो उपग्रह है ना। उसके बाद जो है क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ आईएयू के अनुसार जो है यह लिस्ट दिया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। तो देखिए मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षा के बीच, यानी कि ये मंगल ग्रह है
और ये बृहस्पति ग्रह है, और इस कक्षा के बीच जो है क्षुद्र ग्रह है। अब देखिए क्या कह रहा है कि बीच जो है कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड है जो सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये रहा मंगल ग्रह और ये रहा बृहस्पति ग्रह, और इसके बीच जो है क्षुद्र ग्रह, छोटे छोटे आकाशीय पिंड है जिसे हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और ये भी क्या है, सूरज की चारों ओर जो है वो परिक्रमा कर रहे हैं, यानी सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार जो है ग्रह के विस्फोट के फलस्वरूप, यानी कि अब हमें क्षुद्र ग्रह का निर्माण कैसे हुआ यहाँ कह रहा है। देखिए क्षगोल शास्त्री के अनुसार जो है ग्रह के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़े, ग्रह का जो विस्फोट हुआ उससे जो टूटा टुकड़ा था क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ, वही छोटा छोटा जो टुकड़ा है उससे क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर जो है विशाल गर्त यानी गड्ढा, विशाल गड्ढा बनाता है, जिसका एग्जाम्पल है लोनार झील महाराष्ट्र का। यह लोनार झील जो बना हुआ है महाराष्ट्र में, यह क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह के टकराने से ही बना हुआ है। फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आँखों से जो है देखा जा सकता है। तो याद रखिएगा, फोरवेस्टा क्या है, एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आँखों से देखा जा सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है धूमकेतु के बारे में दिया गया है। धूमकेतु को क्या कहते हैं, कॉमेट कहते हैं। अब देखिए सौर मंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान है जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। क्षुद्र ग्रह तो क्या कहते हैं, ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में था, लेकिन यह क्या है, सौर मंडल के छोर पर है। सौर मंडल के कहाँ है, छोर पर है, ठीक ना। बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान है जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं, याद रखना है। यह गैस एवं धूल का संग्रह है। यह पिंड जो है यह क्या किस चीज़ का पिंड है, तो गैस और धूल का संग्रह है। गैस एवं धूल का क्या है, पिंड है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं, यानी कि आकाश में जो है लंबी चमकदार पूंछ की तरह दिखाई देते हैं। धूमकेतु कभी केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह सूरज की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि सूरज की किरणें इसकी गैस को चमकीला बना देती है और धूमकेतु पूंछ जो है हमेशा सूरज से दूर होता दिखाई देता है। तो याद रखना है धूमकेतु किसे कहते हैं, यह छोटे छोटे क्या है, अरबों पिंड विद्यमान है जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। और यह सूरज की किरण इसकी गैस को चमकीला क्या करती है, बना देती है। सूरज की किरणें क्या करती है, इसकी गैस को चमकीला बना देती है, याद रखना है। अब देखिए हैले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल, हैले क्या है, एक प्रकार का धूमकेतु है। इसका जो परिक्रमण काल है वो क्या है, 76 वर्ष है। यह अंतिम वर्ष जो है अंतिम बार 1986 ईस्वी में दिखाई दिया था। अब अगली बार जब 1986 में दिखाई दिया था तो 1986 में क्या होगा, 76 को जब ऐड करेंगे 262 आएगा, यानी अब जो यह दिखाई देगा वो 262 में दिखाई देगा। कौन 262 में दिखाई देगा, तो हैले नामक धूमकेतु जो है वो 2062 में दिखाई देगा, 2062 में दिखाई देगा। याद रखना है हैले नामक धूमकेतु जो है वो 76 वर्षों पर दिखाई देता है। पहली बार कब दिखाया था, अंतिम बार कब दिखा था, यह अंतिम बार 1986 में दिखा था। अब कब दिखेगा, 1986 में 76 को ऐड करेंगे यानी 2062 में यह दिखेगा, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या कहते हैं, धूमकेतु जो है हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते हैं, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु को लौटने का समय क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक ना। अब देखिए उल्का, अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, क्षुद्र ग्रह पढ़े हैं, बौना ग्रह पढ़े हैं, धूमकेतु पढ़े हैं, अब उल्का पढ़ने जा रहे हैं। उल्का किसे कहते हैं, मीटियोर्स को। उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में देखते हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती है और लुप्त हो जाती है। उल्काएं क्षुद्र ग्रह के टुकड़े व धूमकेतु द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। उल्का क्या होता है, जब उल्का क्या होता है, उल्काएं जो है क्षुद्र ग्रह, अभी जो हम लोग पढ़े हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में जो ग्रह है वो कौन सा ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है। तो वो क्या कहते हैं, उसी क्षुद्र ग्रह के टुकड़ा और धूमकेतु जो अभी हम लोग पढ़े हैं ना, धूमकेतु द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उल्का कहते हैं, मीटियोर्स कहते हैं। अब आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या है 3 नंबर में, कि पृथ्वी और उसका जो है सौरिक संबंध,
प्रकाश चक्र, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, वैसा काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को प्रकाशित और अप्रकाशित भाग में बांटती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश चक्र कहते हैं। प्रकाश चक्र किसे कहते हैं? यह एक प्रकार का काल्पनिक रेखा है जो क्या कहते हैं, वैज्ञानिक ने अपने अध्ययन के लिए सुविधा अनुसार जो है इस रेखा का चक्र का निर्माण किए हैं, जो पृथ्वी को प्रकाशित और अप्रकाशित भाग में बांटती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश चक्र। और पृथ्वी की जो गतियाँ हैं वो दो गतियाँ हैं। एक तो अपनी धुरी पर जो चक्कर लगाती है उसे घूर्णन गति कहते हैं, और जो सूरज की चारों ओर परिक्रमा करते हैं उसे क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि घूर्णन रोटेशन को डिटेल में। घूर्णन या रोटेशन को दैनिक गति के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमती रहती है। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, याद रखना है। पृथ्वी सदैव क्या करती है? अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसके कारण जो है दिन व रात होता है। किसके कारण? घूर्णन के कारण, रोटेशन के कारण दिन व रात होता है। अतः इस गति को जो है दैनिक गति भी कहते हैं। इस गति को क्या कहते हैं? दैनिक गति भी कहते हैं। अब देखिए परिक्रमण। परिक्रमण क्या है? परिक्रमण, एक मिनट रुकिएगा। देखिए परिक्रमण किसे कहते हैं? रिवोल्यूशन को परिक्रमण कहते हैं। अब देखिए और इसी को क्या कहते हैं? वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ जो है सूरज के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय मार्ग पर परिक्रमा करती है, जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। तो याद रखिएगा, सूरज की चारों ओर किस मार्ग पर परिक्रमा करती है? तो दीर्घवृत्तीय मार्ग पर पृथ्वी जो है सूरज की चारों ओर परिक्रमा करती है, ठीक ना। और सूरज अपने अक्ष पर किस प्रकार की परिक्रमा करती है? तो किस प्रकार की परिक्रमा करती है? तो याद रखिएगा कि सूरज जो है अपने अक्ष पर जो है वो पश्चिम से जो है पूरब घूमती रहती है। अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमती है और सूरज की जो है दीर्घवृत्ता मार्ग पर जो है वो परिक्रमा करती है। अब देखिए पृथ्वी को सूरज की एक परिक्रमा पूरा करने में जो है 365 दिन, पृथ्वी को सूरज की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 6 घंटा का समय लगता है। और घूर्णन करने में कितने घंटे का समय लगता है? तो घूर्णन करने में 24 घंटे का जो समय वो लगता है, ठीक है, याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नक्षत्र दिवस दिया गया है। नक्षत्र दिवस दिया गया है, सिडरल डे दिया गया है। देखिए सिडरल डे का जो टाइम अवधि होता है वो कितना होता है? 23 घंटा व 56 मिनट की अवधि का ये होता है। अब देखिए नक्षत्र दिवस, नक्षत्र का अर्थ क्या होता है? नक्षत्र का अर्थ होता है तारों का समूह, ठीक ना, तारों का समूह। यानी हम अब तारों का समूह, अब हमारी पृथ्वी जो है जब हम आकाश में किसी एक तारे को देखते हैं और पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा कर देती है तो वह तारा फिर से उसी जगह पर दिखाई देता है। इसी घटना को पूरा होने में जो समय लगता है उसे नक्षत्र दिवस कहते हैं, ठीक ना। तो याद रखना है, और यह किताबी भाषा याद रखिएगा तो समझ नहीं पाइएगा। इसलिए नक्षत्र दिवस का अर्थ किसे कहते हैं, नक्षत्र दिवस किसे कहते हैं, तो याद रखिए कि जब हम आकाश में किसी एक तारे को देखते हैं और पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा कर देती है तो वह तारा फिर से जो है उसी जगह पर दिखाई देता है। इसी घटना को पूरा होने में जो समय लगता है उसे नक्षत्र दिवस कहते हैं, और इसमें जो समय लगता है वो 23 घंटा व 56 मिनट की अवधि का ये समय होता है, ठीक ना। तो नक्षत्र दिवस। उसके बाद देखिए सौर दिवस किसे कहते हैं? सोलर डे। यानी कि सौर दिवस मतलब सूरज की चारों ओर परिक्रमा। अब सोलर डे किसे कहते हैं? सूरज के सापेक्ष पृथ्वी अपनी अक्ष पर जो एक चक्कर पूरा करती है उसे हम सौर दिवस कहते हैं। यानी कि सूरज के सापेक्ष सौर दिवस, और नक्षत्र दिवस मतलब तारों के सापेक्ष, ठीक ना। तो याद रखना है, और इस यहाँ का किताब वाला परिभाषा याद कीजिएगा तो बहुत ही क्या कीजिएगा, कन्फ्यूज होइएगा, याद ही नहीं होगा, समझ ही नहीं पाइएगा। अब देखिए सौर दिवस का जो अवधि होता है वो कितना होता है? 24 घंटे की होती है, ठीक ना। तो याद रखना है नक्षत्र दिवस मतलब सूरज जो पृथ्वी जो अक्ष पर घूमती है वो तारों के सापेक्ष घूमती है, लेकिन सौर दिवस में जो है सूरज के सापेक्ष जो अपनी अक्ष पर घूमती है उसे सौर दिवस कहते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है नोट में कि अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी सूरज के चारों ओर जो है 29.8 किमी पर सेकंड की वेग से चक्कर लगाती है। यानी सूरज के चारों ओर जो है पृथ्वी वो लगभग 30 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में उपसौर किसे कहते हैं, पेरिहीलियन किसे कहते हैं। देखिए पृथ्वी जो है सूरज की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है, जिसके एक कोकस पर सूरज होता है। किसका सूरज होता है। जब पृथ्वी सूरज के अत्यधिक पास होती है तो उसे क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। यानी उपसौर किसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उपसौर किसे कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे या एग्जाम में पूछे तो याद रखिएगा कि जब पृथ्वी सूरज के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। जब पृथ्वी और सूरज की जो दूरी होती है वो मिनिमम हो जाता है उसे क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति कब हमें देखने को मिलती है, तो 3 जनवरी को होती है। यानी 3 जनवरी को पृथ्वी जो है सूरज के सबसे निकट होती है, उपसौर। और ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूरज के बीच की जो दूरी है वो 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है, ठीक ना। अब अपसौर एपिहेलियन किसे कहते हैं, तो पृथ्वी जब सूरज से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। देखिए उपसौर और अपसौर, उप मतलब छोटा और अप मतलब क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि जब अप का अर्थ बड़ा, यानी एपिहेलियन पृथ्वी जब सूरज से अधिकतम दूरी, अप मतलब बड़ा यानी सूरज से अधिकतम दूरी पर होगा तो उस स्थिति को अपसौर कहेंगे। उपसौर मतलब छोटा, यानी कि सूरज से जो है क्या कहते हैं, मिनिमम दूरी पर होगा पृथ्वी, उस दूरी को क्या कहेंगे, उपसौर कहेंगे उस स्थिति को। अब देखिए अपसौर जो होता है ना, ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई मतलब गर्मी का मौसम, लेकिन बरसात का मौसम, गर्मी का मौसम। और क्या कहते हैं, उपसौर कब होता है हमें, 3 जनवरी को होती है। यानी कि 3 जनवरी को सूरज और पृथ्वी क्या होता है, अत्यधिक पास होता है। 4 जुलाई को सूरज और पृथ्वी क्या होता है, अधिकतम दूरी पर होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूरज के बीच की जो दूरी होती है वो 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है, ठीक ना, अपसौर की स्थिति में। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट एप्साइड रेखा है। देखिए एप्साइड रेखा किसे कहते हैं, उपसौरिक एवं अपसौरिक, अभी जो हम पढ़े हैं ना उपसौर और अपसौर, उनको मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो है सूरज के केंद्र से गुजरती है, इसे एप्साइड रेखा कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए एक अंश बराबर 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, ठीक ना। अब देखिए अक्षांश किसे कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है। अक्षांश को इंग्लिश में लैटिट्यूड कहते हैं। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अक्षांश कहते हैं यह कोण जो है पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। यानी यह अक्षांश कोणीय दूरी जो है, अक्षांश जो है पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। इसे विषुवत वृत्त से दोनों ओर अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त से दोनों ओर किस में मापा जाता है, अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त 0 अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है। यानी कि विषुवत वृत्त जो है हम 0 डिग्री को क्या कहते हैं, 0 डिग्री को जो है विषुवत वृत्त कहते हैं। जैसा कि ये रहा, अब यह 0 डिग्री है ना, इसे क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं। यह पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। तो उत्तरी दक्षिण प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि विषुवत वृत्त की उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री के अंतराल से खींचे जाने पर 90 डिग्री अक्षांश वृत्त होते हैं। देखिए इनका कहना क्या है कि ये तो उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अगर उत्तरी गोलार्ध में हम 1 डिग्री के अंतराल पर खींचें अक्षांश वृत्त तो इस तरह खींच कर जो है 90 डिग्री तक हम पहुंच सकते हैं। यानी कि 90 अक्षांश वृत्त हम खींच सकते हैं। यहाँ जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा उत्तरी ध्रुव, और यहाँ जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव, ठीक ना। तो ये जब 90 डिग्री ये उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री ये दक्षिणी ध्रुव, तो यहाँ से जब हम 1 डिग्री के अंतराल पर रेखा खींचते हैं तो 90 तक जाएंगे तो 90 अक्षांश वृत्त हो जाएगा। यही बात यहाँ कह रहा है कि 90 अक्षांश वृत्त होते हैं। यानी किसी भी स्थान का अक्षांश 90 से क्या होगा, अधिक नहीं हो सकता है। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि विषुवत वृत्त को उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है अक्षांश समांतर।
मतलब अक्षांश रेखा। अभी तो ये अक्षांश वृत्त था, तो अक्षांश वृत्त था तो क्या हुआ, 90 90 हुआ दोनों में, उत्तरी गोलार्ध में भी 90 और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 हुआ, तो 180 और एक क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा, यानी कि 0 डिग्री जो होगा तो कितना 181 टोटल क्या हो जाएगा अक्षांशीय वृत्त हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट अक्षांश समांतर का बात कर रहा है, यानी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। देखिए काल्पनिक रेखा का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम दिशा में विश्ववत रेखा के समांतर खींचा जाता है। यानी विश्ववत रेखा ये रहा और पूरब से पश्चिम जो है विश्ववत रेखा के समांतर खींचा जाता है, उसे क्या कहते हैं, अक्षांश समांतर कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। अथवा भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाली स्थान को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अब भूमध्य रेखा 0 डिग्री के अक्षांश रेखा है। अब 0 डिग्री को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं या विश्ववत रेखा कहते हैं। अतः इस पर जो है स्थित सभी स्थान का अक्षांश क्या होगा, 0 डिग्री होगा। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखा को उत्तरी अक्षांश रेखा तथा इसके दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखा को दक्षिण अक्षांश रेखा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दो अक्षांश रेखा के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ठीक ना, दो अक्षांश रेखा की मध्य की दूरी याद रखना है, जैसा कि ये 0 डिग्री होगा और यहाँ 1 डिग्री पर जो है एक रेखा खींचा जाएगा, तो इन दोनों के बीच कितना 111 डिग्री का जो है वो अंतर होगा, दूरी होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए यदि अक्षांश समांतर को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्ध में 89 अक्षांश समांतर होंगे। इस प्रकार विश्ववत वृत्त को लेकर अक्षांश समांतर की कुल संख्या 179 होगी। यानी देखिए इनका कहना क्या है कि देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कि माना कि ये क्या है, पृथ्वी है और ये क्या है, 0 डिग्री रेखा है। ठीक है, अब 0 डिग्री है और 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं और यहाँ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा उत्तरी ध्रुव, और यहाँ जो हो जाएगा 90 डिग्री वो दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो है हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री के अंतराल पर यदि रेखा खींचते हैं, 1 डिग्री के अंतराल पर रेखा खींचते हैं तो इसी तरह क्या होगा, 90 रेखा खींचा जाएगा, 89 रेखा ही खींचा जाएगा। लेकिन आप कहिएगा जब यहाँ 90 डिग्री है तो 90 रेखा होना चाहिए, तो देखिए 90 रेखा इसलिए नहीं होगा कि जब हम विश्ववत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो क्या होता है कि अक्षांश रेखा की जो है लंबाई जो है वो कम होती जाती है और 90 डिग्री पर आते आते जो है वो 90 डिग्री का जो है वो रेखा ना होके एक बिंदु का रूप ले लेगा। इसलिए जो है 90 डिग्री अगर आपको अक्षांश वृत्त कहेगा तब जाके जो है 90 डिग्री को वृत्त में काउंट करते हैं। लेकिन आपसे यदि अक्षांश रेखा पूछ दे तब उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, 90 डिग्री को काउंट नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ क्या है, अक्षांश समांतर यानी अक्षांश रेखा का बात किया गया है, इसलिए क्या कहते हैं, 89 रेखा ही जो है वो काउंट किया गया है। और यही क्या कहते हैं, अभी जो हम लोग ऊपर में पढ़े हैं ना, नेक्स्ट पेज में, पहले वाला पेज में, कि क्या कहते हैं, वृत्त पढ़ रहे थे, तो वृत्त पढ़ रहे थे तो क्या काउंट किए थे, 90 काउंट किए थे। और 90 क्यों काउंट किए थे, क्योंकि 90 डिग्री जो उत्तरी ध्रुव है ये पॉइंट हो जाता है और यह क्या है, एक प्रकार का तो वृत्त है ना, इसलिए क्या कहते हैं 90 डिग्री को वृत्त में काउंट करेंगे। लेकिन यही 90 डिग्री को जब रेखा का बात आएगा तो रेखा में काउंट नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा कि जब आपसे अक्षांश वृत्त पूछ लिया जाए तो रखिएगा याद कि जो है कितना हो जाएगा, अक्षांश वृत्त यदि पूछ लेगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 100 जो है क्या कहते हैं 81 हो जाएगा। ठीक है, और यदि अक्षांश रेखा आपसे पूछ लिया जाए तो 2 रेखा क्या कीजिएगा, कम कर दीजिएगा। अब देखिए फिर से यदि हम लोग रिपीट करें इसे कि 2 रेखा क्यों कम कर देंगे, तो देखिए जब वृत्त पूछेगा तो 90 उत्तरी गोलार्ध में प्लस 90 दक्षिणी गोलार्ध में और प्लस क्या हो जाएगा 1, यानी कि विश्ववत रेखा वाला 1 हो जाएगा, तो टोटल कितना 181 हो जाएगा ना। और वही आपसे यदि अक्षांश रेखा पूछ रहा है तो क्या कीजिएगा, 89 जो हो जाएगा वो उत्तरी गोलार्ध में और 89 उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में और प्लस 1 हो जाएगा कौन सा, विश्ववत रेखा वाला, और टोटल
कितना 179 हो जाएगा। और क्यों 179 हो जाएगा, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 90 डिग्री जो है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विषुवत रेखा से जब ध्रुव की ओर जाते हैं तो अक्षांश रेखा की जो है लंबाई कम होती जाती है और ध्रुव पर जाकर जो है शून्य हो जाती है। तो जब ध्रुव पर शून्य हो जाती है तो ध्रुव पर जो 90 डिग्री का रेखा रहता है उसे तो हम लोग रेखा में काउंट नहीं करेंगे ना, क्योंकि वह बिंदु हो गया ना। यही बात यहाँ कह रहा है। यदि अक्षांश समांतर को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव दोनों गोलार्ध में 89 अक्षांश समांतर होंगे। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समांतर की कुल संख्या 179 होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री के अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। याद रखना है, जैसा कि देखिए ये क्या था, भूमध्य रेखा था, इसे 0 डिग्री कहते हैं, और इसके जो उत्तर में 23.5 डिग्री यह रेखा रहेगा, इसे क्या कहेंगे, कर्क रेखा कहेंगे। और इसी तरह दक्षिण में 23.5 डिग्री रेखा को क्या कहेंगे, 23.5 डिग्री रेखा को जो है मकर रेखा कहेंगे। तो याद रखना है, क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा के जो है उत्तर में, भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री को जो है कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री रेखा को मकर रेखा कहते हैं। ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री को, यानी 23 डिग्री था ना, अब 66.5 डिग्री को अक्षांश को जो है आर्कटिक वृत्त कहते हैं। ठीक है, उत्तर का बात कर रहा है। और दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश को जो है अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। तो याद रखना है, 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी रेखा को मकर रेखा, और 66.5 डिग्री उत्तरी रेखा को आर्कटिक वृत्त, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कर्क रेखा निम्न देश से होकर गुजरती है। मतलब किस किस देश से होकर गुजरती है, तो ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया, माली, मॉरिटानिया, पश्चिम सहारा, बहामास एवं मैक्सिको से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। ठीक ना। अब देखिए मकर रेखा निम्न देश से होकर गुजरती है। देखिए चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया से होकर जो है मकर रेखा गुजरती है। उसके बाद विषुवत रेखा, ये तो मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को। विषुवत रेखा आप देखिए किन किन देशों से होकर गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरीबाती से होकर गुजरती है। तो ये तो था अक्षांश रेखा के बारे में। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, देशांतर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, देशांतर पढ़ेंगे। ठीक ना। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, अक्षांश पढ़े हैं। अक्षांश किसे कहते हैं, समांतर रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अब देखिए देशांतर क्या है, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। ग्रीनविच रेखा क्या है, देखिए देशांतर किसे कहते हैं, तो देखिए देशांतर जो है वो हम क्या कहते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर खींचते थे। लेकिन देशांतर किसे कैसे खींचते हैं, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक ना। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को जो है देशांतर रेखा कहते हैं। अब देखिए हमसे क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है, अरे यार मिटो ना, अरे देखिए क्या कह रहा है कि ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। ग्रीनविच रेखा क्या है, तो देखिए 0 डिग्री रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर को, और 0 डिग्री देशांतर ये रहा। ठीक है। अब यह 0 डिग्री जो है यह कहाँ से खींचा गया है, तो लंदन इंग्लैंड के ग्रीनविच जगह से खींचा गया है। लंदन में जो है, इंग्लैंड में जो है एक ग्रीनविच नामक स्थान है, उस स्थान से इस 0 डिग्री रेखा को खींचा गया है। इसलिए इस 0 डिग्री रेखा को जो है ग्रीनविच रेखा जो है वो कहा जाता है। ठीक ना। तो याद रखना है, ग्रीनविच रेखा क्यों कहते हैं, क्योंकि ग्रीनविच नामक स्थान से जो है इस 0 डिग्री को जो है खींचा गया है।
अब देखिए क्या कहता है, अथवा उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। जैसा कि हम लोग डायग्राम से अभी देखे हैं, देशांतर रेखा की जो लंबाई होती है क्या होती है, बराबर होती है। देशांतर रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है सभी देशांतर रेखा की। लेकिन अक्षांश रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर नहीं होती है। अक्षांश रेखा में क्या होता है कि जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं, उसका जो लंबाई है वो कम होने लग जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ये रेखा समांतर नहीं होता है। अक्षांश रेखा क्या होता था, विषुवत रेखा का सब समांतर होता था, एक दूसरे का समांतर होता था। लेकिन देशांतर रेखा क्या है, यह समांतर नहीं होता है, ठीक ना। क्या होता है, ये रेखा समांतर नहीं होता है। ये रेखा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती है। क्या करती है, उत्तरी ध्रुव, ये माना कि उत्तरी ध्रुव रहा, ये दक्षिणी ध्रुव, तो क्या होगा कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जो है ये रेखा आपस में जाके जो है ये मिल जाती है, ऐसे खींचा जाता है, ठीक है, मिल जाती है, ध्रुव पर बिंदु पर मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर की बीच की दूरी बढ़ जाती है। इस बार क्या कह रहा है कि देखिए ये रहा आपका, देखिए थोड़ा सा पहले हम लोग और अच्छा सी से बात को डायग्राम से समझ ले। यदि माना कि देखिए ये पृथ्वी है, अब ये पृथ्वी और ये विषुवत रेखा है, ठीक है, और ये ध्रुव है और ये वाली पॉइंट क्या है, ध्रुव है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हैं, उस रेखा को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। लेकिन यहाँ बुक में क्या कहा जा रहा है कि ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर, तो ये तो ध्रुव था और यहाँ से अब हम कहाँ बढ़ रहे हैं, विषुवत रेखा नीचे की ओर आ रहे हैं, और दक्षिणी ध्रुव से आएंगे तो क्या कहते हैं, ऊपर की ओर आएंगे। तो क्या कहता है, विषुवत रेखा बढ़ने पर देशांतर की बीच की दूरी बढ़ जाती है, विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर। यानी जब हम विषुवत रेखा की ओर आते हैं जैसे जैसे, वैसे वैसे क्या होता है कि वैसे वैसे क्या होता है कि देशांतर की बीच की दूरी जो है वो बढ़ जाता है। यही जो है बुक कहना चाह रहा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बढ़ जाती है तथा विषुवत रेखा पर इसके बीच की दूरी अधिकतम होती है, 111.32 किलोमीटर होती है। याद रखना है, देशांतर रेखा की अधिकतम दूरी विषुवत रेखा पर 111.32 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखा को एक समान होने के कारण इसकी गणना में कठिनाइयाँ थी, यानी कि लंबाई जो है एक समान होने के कारण इसकी गणना करने में कठिनाइयाँ थी। इसलिए सभी देशों ने सर्वसहमति से यह निश्चित किया कि ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा से गणना शुरू की जानी चाहिए, और अतः इसे हम प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। इस देशांतर रेखा का जो मान है वो 0 डिग्री है। ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा से जो है बाकी के जो है वो देशांतर रेखा का गणना किया जाना है, और उस ग्रीनविच वेधशाला से जो रेखा गुजर रही है वह कौन सी रेखा है, 0 डिग्री रेखा है, ठीक ना। और याद रखिएगा कि देशांतर रेखा हो या अक्षांश रेखा हो, ये सारी रेखा क्या है, काल्पनिक रेखा है। यह जो है अपने सुविधा के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए वैज्ञानिक लोग जो है यह जो है रेखा को खींचे हैं, ठीक ना, ग्लोब पे। वास्तव में पृथ्वी पर यह रेखा नहीं खींचा गया है। अब देखिए इससे जो है हम 180 पूरब यानी 0 डिग्री से 180 डिग्री पूरब तथा इसी 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम देशांतर की गणना करते हैं। जैसा कि ये 0 डिग्री रहा ना, तो अब इस 0 डिग्री से जो है इधर यदि जाते हैं तो 180 डिग्री पूरब तक जो है हम जाकर जो है गणना कर सकते हैं, और पश्चिम में भी इधर आते हैं तो 180 डिग्री जो है वो गणना करते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए क्या है, गणना करते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा की बाईं ओर की रेखा पश्चिम देशांतर। प्रधान मध्याह्न रेखा यानी 0 डिग्री रेखा को ही ग्रीनविच रेखा कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, इसी को प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। तो इसके बाईं ओर रेखा मतलब इधर जाएंगे तो पश्चिम, और इसके दाहिनी ओर इधर जाएंगे तो पूर्वी देशांतर कहलाती है। ये क्रमशः पश्चिमी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध कहलाते हैं। इधर आएंगे, इधर वाला भाग पश्चिमी गोलार्ध, और इधर पूर्व जाते हैं तो पूर्वी वाला भाग क्या कहलाएगा, पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा। 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर एक ही रेखा है। जैसा कि ये 0 डिग्री रेखा है ना, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना, जस्ट इसके पीछे, यहाँ तो 3D मैप है नहीं जो हम दिखा सकते हैं,
तो देखिए याद क्या कैसे रखिएगा कि यह जो 0 डिग्री रेखा है तो इसी के सामने विपरीत जो होगा, जस्ट पीछे जो रहा होगा वो 180 डिग्री रेखा रहा होगा। ठीक है, इसके पीछे 0 डिग्री के पीछे 180 डिग्री रेखा रहा होगा। अब जब 180 डिग्री रेखा रहा होगा तो वहीं उसी रेखा पर जो है इधर जब हम आएंगे उसी 180 डिग्री का रेखा होगा, और उसी 180 डिग्री की रेखा के जो है हम फिर जो क्या कहते हैं बाईं ओर आएंगे, सॉरी दाईं ओर आएंगे तो पूरब हो जाएगा, और बाईं ओर आएंगे तो पश्चिम हो जाएगा वहाँ से भी। यानी कि 180 डिग्री पश्चिम देशांतर एक ही रेखा है, पूरब तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर क्या है, एक ही रेखा है। गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे में जो है 360 डिग्री घूम जाती है, अतः 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। देखिए यह निकाल लीजिए ना, कैसे निकालिएगा। देखिए क्या है कि थोड़ा सा हम पेन चूज कर लेते हैं, रुकिए पहले। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि गोलाकार होने के कारण 24 घंटे में 360 डिग्री। अब देखिए ये 24 घंटा में जो है पृथ्वी क्या करती है कि 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, तो अब 24 से जब हम इसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। यानी कि 1 मिनट में ना 24 से 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 दूनी 24 ना, 12 दूनी 24 ये होगा, और 12 तिया 36 यानी 30, 2 से ये कटेगा तो 15। यानी 1 मिनट में जो है 1 मिनट में क्या हो जाएगा, 15 डिग्री का दूरी तय करेगा पृथ्वी 1 मिनट में। 1 मिनट में जो है दूरी, कुछ गलत हो रहा है क्या, रुकिए फिर से करते हैं, इसे गुना करने में, ये भाग करने में कहीं गलत हो गया ना। देखिए क्या है कि 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। क्या होती है कि 24 घंटे में जो है 360 डिग्री घूमती है। जब इसे हम काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 12 दूना 24 और ये जो हो जाएगा 12 तिया 36 और 1 जीरो का 1 जीरो, यानी 2 घंटा बचा है। 2 घंटा में 30 डिग्री, यानी कि 1 घंटा में जो है 15 डिग्री घूम रहा है। जब 1 घंटा में 15 डिग्री तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 1 घंटा में 60 मिनट यानी 60 मिनट में 15 डिग्री। तो अब काटते हैं तो कितना, 15 चौके 60 हो जाएगा, यानी कि 1 डिग्री, और ये कितना है 4 मिनट है ना, 4 मिनट है। यानी कि 4 मिनट में जो है पृथ्वी क्या करेगी, 1 डिग्री का दूरी तय करेगी। याद रखना है कि 4 मिनट में पृथ्वी क्या करेगी, 1 डिग्री का दूरी तय करेगी। यही बात जो है यहाँ बुक में कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, देखिए कि अतः 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में जो है पृथ्वी को जो है 4 मिनट का समय क्या होता है, लगता है। यही बात तो यहाँ कहा जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है कि देशांतर के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। 2 देशांतर रेखा की बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। याद रखना है, बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। 2 देशांतर रेखा की बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। और देशांतर के आधार पर ही क्या करते हैं, किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। क्या करना है, किसी स्थान का समय जो है देशांतर रेखा के आधार पर ही जो है वो ज्ञात किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर, यानी कि शून्य अंश अक्षांश का अर्थ क्या होगा, भूमध्य सागर का बात, सॉरी भूमध्य रेखा का बात कर रहा है। और शून्य अंश देशांतर यानी कि ग्रीनविच रेखा का बात कर रहा है, यानी 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर जो है वो अटलांटिक महासागर में दोनों एक दूसरे को क्या करती है, काटती है। नेक्स्ट पॉइंट, मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखा को भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संक्रांति, सूरज के उत्तरायण और दक्षिणायन के सीमा को क्या कहते हैं, संक्रांति कहते हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन के सीमा को, इसे संक्रांति को हम लोग डिटेल में जो है आगे पढ़ेंगे, ठीक ना। देखिए कर्क संक्रांति किसे कहते हैं, कैंसर सोल्स्टिस। 21 जून को सूरज कर्क रेखा पर लंबवत होती है। सूरज कहाँ होती है, 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत होती है। इस स्थिति को कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। कब, 21 जून को। 21 जून को जो है सूरज कहाँ होता है, देखिए ये माना कि हम लोग पृथ्वी यदि मान लेते हैं, ये क्या है 0 डिग्री इसे मान लेते हैं, और जब ये 0 डिग्री तो 23.5 डिग्री दक्षिणी उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं,
23.5 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। यानी 21 जून को जो है सूरज यहाँ कर्क रेखा पर जो है क्या होगा, लंबवत होगा। और इस स्थिति में क्या होगा कि इस दिन जो है उत्तरी गोलार्ध में, यह उत्तरी गोलार्ध है ना, तो इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। और क्यों बड़ा दिन होगा, क्योंकि सूरज का प्रकाश जो है सीधा कर्क रेखा पर पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूरज 21 जून को दिखाई पड़ता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि मतलब आधी रात को, नॉर्वे में आधी रात के समय को जो है सूरज 21 जून को दिखाई पड़ती है, ठीक ना, आधी रात में 21 जून को दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट मकर संक्रांति किसे कहते हैं। मकर संक्रांति मतलब मकर रेखा पर। मकर संक्रांति का अर्थ क्या हो जाएगा, सूरज की लंबवत प्रकाश मकर रेखा पर पड़ेगी। मकर संक्रांति का अर्थ होगा 22 दिसंबर का सूरज मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। और इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। देखिए 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। और कब, 22 दिसंबर को जो है सूरज यहाँ पर लंबवत प्रकाश सूरज का पड़ेगा, जिस वजह से दक्षिणी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन होगा, ठीक ना, याद रखना है। 21 जून को कर्क रेखा पर, 22 दिसंबर को जो है मकर रेखा पर। उसके बाद देखिए 21 जून को यहाँ था ना, लेकिन 21 मार्च को कहाँ रहेगा, विषुवत रेखा पर। अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन समझ लीजिए कि 21 मार्च को जो है वो विषुवत रेखा पर रहेगा, ठीक है, सूरज का लंबवत प्रकाश। और 21 मार्च से धीरे 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 21 जून करके जो है वो उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है, ठीक है। अब 21 जून से जब जो है रिटर्न होने लग जाता है सूरज की किरणें लंबवत पड़ने की स्थिति में, तो अब स्थिति जो है फिर से यानी कि विषुवत रेखा पर जो है 23 सितंबर को आता है। यानी 23 सितंबर को फिर से सूरज की किरण जो है लंबवत किस रेखा पर, विषुवत रेखा पर। 23 सितंबर के बाद फिर से धीरे धीरे दक्षिणी गोलार्ध की ओर जो है किरणें पड़ने लग जाती है, तो 22 दिसंबर को जो है मकर रेखा पर आ जाती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विषुव। विषुव यह पृथ्वी का वह स्थिति है जब सूरज की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है और सर्वत्र दिन एवं रात क्या होती है, बराबर होती है। देखिए याद रखना है कि विषुव किसे कहते हैं, जब पृथ्वी की वह स्थिति जब सूरज की किरणें जो है विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, यानी कि यहाँ 0 डिग्री पर लंबवत पड़ती है, तब इस स्थिति को विषुव कहते हैं। और इस स्थिति में जो है दिन और रात पूरे पृथ्वी पर, दिन और रात पूरे पृथ्वी पर क्या हो जाएगा, बराबर होता है। जब 0 डिग्री पर सूरज की किरणें लंबवत पड़ेगी तब, ठीक ना। और यदि कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है तब उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा। यदि मकर रेखा पर सूरज की किरणें लंबवत पड़ती है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, दिन बड़ा होगा, ठीक ना, याद रखना है। अब इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है पढ़ेंगे, ठीक ना, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा।